हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अपना जो पर्सन बैंक का केमिस्ट्री 12th का वो पार्ट चल रहा था, उसमें अपना चैप्टर इसमें हो गए अपने 6 हो गए पूरे। और इसके बाद अपना 7वां चैप्टर है, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और 7वें चैप्टर के अंदर कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा लिखना है। और फिर इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है इसमें एबेसिडे वाले हैं, खालिस्तान वाले हैं, है ना, बड़े क्वेश्चन भी हैं, वो सारे इसमें करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एग्जाम में इसमें खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यूनिट नंबर 7 7वां चैप्टर है और नाम क्या है इसका, एल्कोहल, फिनोल और इथर। इसके 3 पार्ट हैं, एल्कोहल वाला पार्ट, फिनोल वाला और इथर वाला पार्ट। ये 3 पार्ट है इसके, ये थोड़ा हमें इसमें देखना है। अब देखो क्या करें, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखो फर्स्ट। पहले में क्या है कि सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से बना यौगिक है। क्या है कि सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से बना यौगिक कौन सा होता है। सैलिसिलिक एसिड है ना, इस तरह से सैलिसिलिक एसिड OH और SO3H, ये सैलिसिलिक एसिड है। और अगर इसका करवाएं, क्या करवाएं, एसिटिलीकरण CH3COCl से रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये वाला ग्रुप है ना, ये जुड़ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ जुड़ने से क्या बनेगा, एस्प्रिन। क्या बनेगा इससे, एस्प्रिन का निर्माण होता है। इसमें क्या बनता है, एस्प्रिन बनता है इस क्रिया के दौरान। फिर देखो दूसरा, फिनोल यसद रज यानी जिंक, जिंक को क्या बोलते हैं हिंदी में, यसद रज, तो के साथ क्रिया करके क्या देता है, तो फिनोल है, ये जिंक चूर्ण के साथ यानी जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, ये फिनोल है, ये फिनोल। और ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट या जिंक चूर्ण के साथ, तो ओ ले लेगा, ये ओ लेते ही H वापस लग जाएगा, बेंजीन प्लस ZnO। क्या बनेगा, बेंजीन का निर्माण होता है इस रिएक्शन के दौरान। तो क्या बनेगा इसमें, बेंजीन बनता है, ये बेंजीन, बेंजीन का निर्माण होता है इस अभिक्रिया के दौरान। फिर देखो अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3। और 3 में देखो, इसको आगे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे भी। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेद किया जा सकता है। इन एल्कोहलों में किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनको अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, कौन सी लेते हैं, लुकास परीक्षण। क्या काम में लेते हैं इसके लिए, लुकास परीक्षण काम में लिया जाता है। हिंसबर्ग परीक्षण ये तो एमीन्स के लिए होता है, एमीन्स के लिए। ये टोलेन और फेलिंग परीक्षण ये एल्डिहाइड कीटोन के लिए है। तो हमारा कौन सा है, एल्कोहल के लिए लुकास परीक्षण काम में लिया जाता है। फिर देखो एल्कोहलों में निर्जलन की प्रति सूक्ष्मता का क्रम लिखिए, यानी एल्कोहल जब इनका निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन होगा तब एल्कीन बनेगा, और उस क्रिया के दौरान इनका डिहाइड्रेशन करें तो उसमें क्रम क्या रहेगा, कौन सा एल्कोहल सबसे अधिक डिहाइड्रेशन यानी उसका निर्जलीकरण सबसे अधिक होगा। तो याद रखो आगे इसकी हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और मैकेनिज्म देखेंगे ना तो वहां देखेंगे कार्बोकेटाइन बनेगा रिएक्शन के दौरान के इंटरमीडिएट मध्यवर्ती ग्रुप में, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। और जो सबसे अधिक स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन वो ज्यादा बनता है। और तृतीयक एल्कोहल में टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, द्वितीयक से द्वितीयक बनेगा सेकेंडरी, और प्राथमिक एल्कोहल से प्राथमिक यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। सबसे अधिक टर्सरी यानी तृतीयक होता है, इसलिए तृतीयक एल्कोहल सबसे अधिक रिएक्शन देगा किसमें, उसके निर्जलीकरण में। तो यानी सबसे अधिक तृतीयक, उससे कम द्वितीयक, उससे कम प्राथमिक, ये इसका क्रम रहेगा इनके निर्जलीकरण का, ये ध्यान रखना है। फिर देखो एक ये है 5वां, इथरों में COC, इथर जो है ना उसमें ऐसे इथर है, इथर की संरचना में इस तरह से R या यहाँ पर CH3 जो भी ग्रुप हो, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल पूछा, ये COC बंद कोण कितना होता है, कितना होता है 110 डिग्री। 110 लिखा हुआ आ जाए या 111 लिखा हुआ आ जाए, एक ही बात है। तो 110 डिग्री होता है किसमें, COC बंद, यानी कितने किसके अंदर है, इथरों के अंदर। ये इथर के अंदर, इथर में बंद कोण का मान 110 या 111 डिग्री जो भी आ जाए, दोनों सही है। अब देखो अगला, अगला क्या है, फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ, किसकी, फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया से क्या मिलता है। तो अगर फिनोल है ना, इसकी रिएक्शन कराएं ब्रोमीन जल के साथ, ये फिनोल है, और ब्रोमीन जल ले ले, अगर सीधा होता ना Br2 और यहाँ लिख देते ऊपर हेलोजन वाहक FeCl3 FeBr3 ऐसे, तब तो एक ही जुड़ता है ऑर्थ और पेरा पे। और अगर ब्रोमीन जल लिखा हुआ जाए ना, ध्यान रखना, ये ब्रोमीन जल लिखा हुआ जाए तब इसके सभी ऑर्थ और पेरा पे लगा देंगे Br। तो ये ऐसे एक लग गया ऑर्थो यहाँ Br, फिर पेरा पर Br, फिर ऑर्थो पर Br, इस तरह से क्या बन गया 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। किसका निर्माण होता है, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल का निर्माण। तो क्या बनता है
2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। अगर ब्रोमीन जल लिखा हुआ आ जाए तो ध्यान रखना ही। फिर देखो अगला कि फिनोल तनु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। अगर फिनोल है, इसकी रिएक्शन कराएं तनु नाइट्रिक एसिड के साथ, फिनोल है इसकी रिएक्शन करवाएं तनु नाइट्रिक एसिड, मतलब इसका नाइट्रीकरण करवाना है, नाइट्रेशन करवाना है HNO3, और किसकी उपस्थिति में होता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तब NO2 ग्रुप है ना, ऑर्थो पे लग जाएगा और पेरा पे लग जाएगा। तो एक बार तो बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और एक बार बनेगा पेरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा और पेरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। तो क्या बनेगा, ऑर्थो व पेरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है, ध्यान रखना। ये क्या बनेगा, ऑर्थो व पेरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है इस अभिक्रिया के दौरान, ध्यान रखना ही। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न 8वां। देखो पीछे वाले चैप्टर के अंदर इसका मैंने डिस्कस किया था कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, कौन सी होती है, डार्जन अभिक्रिया। पीछे लिखा है मैंने पिछले वाले चैप्टर में, सबसे उत्तम विधि कौन सी है, डार्जन अभिक्रिया। pyridine की उपस्थिति में एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, उस दौरान एल्किल हैलाइड बनते हैं, साथ में उप उत्पाद के रूप में यानी सब बाई प्रोडक्ट के रूप में SO2 और HCl बनता है। और हमने लिखा था SO2 गैस है, ये बाहर निकल जाएगी, HCl का अवशोषण pyridine कर लेगा, इसलिए एल्किल हैलाइड बिल्कुल शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, इसलिए सबसे उत्तम विधि है। ये हमने इसका कारण भी लिखा था पीछे। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्या है कि लुकास परीक्षण है ना, लुकास परीक्षण एल्कोहल को अलग अलग करने के लिए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की पहचान करने के लिए लुकास परीक्षण काम में लेते हैं। और उस लुकास परीक्षण में अभिकर्मक काम में आता है, लुकास अभिकर्मक। अब ये है क्या, क्या होता है, तब याद रखना क्या होता है, सांद्र HCl, ये तो रहेगा, समझ दे रखा है, साथ में निर्जल ZnCl2, क्या होगा, निर्जल ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 काम में लेना है, तो सांद्र HCl प्लस एनहाइड्रस या कह देंगे निर्जल ZnCl2 का यूज करते हैं, इसमें लुकास अभिकर्मक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद देखो अपना अगला 10वां प्रश्न। 10वें में क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक एस्पिरिन कहलाता है। अब देखो पीछे लिखा ना हमने कि सैलिसिलिक अम्ल पर एसिटिलीकरण करवाया, तब एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा OH वाले समूह के साथ, तब क्या बनेगा, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। क्या बनेगा, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ये बनता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं एस्पिरिन। क्या बोलते हैं इसको, इसको एस्पिरिन कहा जाता है, ध्यान रखना। ये फिर देखो अगला, फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा है, फिनोल है, और इससे हमें बनाना है क्या, ये फिनोल है, और इससे हमें क्या बनाना है, सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड बनाना है। ये फिनोल है, और इससे क्या बनाना, हमें सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करना है, और सैलिसिलिक अम्ल से एसिड बनेगा ये इस तरह से। पीछे है ना, थोड़ा ध्यान रखना, ये सैलिसिलिक एसिड ये है, देखो पीछे थोड़ा सा इसको देखना, पीछे है ना, ये ना सैलिसिलिक, तो COH लगाना, वहां SO3H नहीं लगाना, है ना। देखो ये सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल एसिड है, ये सैलिसिलिक एसिड है ना, ये है क्यों OH COH, ये सैलिसिलिक एसिड है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है, सैलिसिलिक एसिड है। इसके बाद देखो क्या लिखा है कि सैलिसिलिक एसिड है, ये बनाने के लिए हम किसके साथ रिएक्शन करवाएं, ये सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड प्राप्त करना है, तो इसके लिए कौन सा अभिकर्मक काम में लें। अब देखो फिनोल से अगर सैलिसिलिक एसिड बनाना है ना आपको, फिनोल से ये सैलिसिलिक अम्ल ऐसे बनाना है, ये सैलिसिलिक एसिड COOH, ये सैलिसिलिक एसिड है, अगर ये बनाना हो तब ध्यान रखना इसके लिए दो विधियां होती है। अब देखो एक तो क्या है, अगर यहाँ पर आप इसका करते हैं राइमर टिमान रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, राइमर टिमान अभिक्रिया बोलते हैं, और ये दो प्रकार की होती है, फॉर्मिलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण। फॉर्मिलीकरण में तो फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेंगे, ये सॉरी क्लोरोफॉर्म काम में लेंगे, और इसके कार्बोक्सिलीकरण में कार्बन टेट्राक्लोराइड काम में लेंगे, तो इसकी CCl4 प्लस क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये कार्बोक्सिलीकरण है, ये किसका, कार्बोक्सिलेशन फिनोल का, राइमर टिमान अभिक्रिया का। तो CCl4 के साथ रिएक्शन करवाओगे ना,
तब यहाँ जुड़ेगा COOH, क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड का निर्माण, CCl4 का निर्माण हो जाएगा। तो CCl4 ये काम में आता है किसके लिए, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त करने के लिए फिनोल से। अगला क्या है, फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया का उत्पाद है। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड है ना, इसकी रिएक्शन का मुख्य उत्पाद कौन सा है, क्या बनता है इससे, बेकेलाइट का निर्माण होता है। किसका होता है, बेकेलाइट का निर्माण, बेकेलाइट का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला, इस तरह से कि परबल अम्ल का बढ़ता हुआ क्रम है, क्या है, अम्ल का प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। अब प्रबलता में देखो सबसे अधिक प्रबल कौन सा होगा, देखो नाइट्रोफिनोल तो होगा, नाइट्रो में कौन सा होगा, पेरा वाला सबसे अधिक प्रबल, तो सबसे अधिक कौन होगा, पेरा नाइट्रोफिनोल, पेरा नाइट्रोफिनोल। उससे कम फिर मेटा नाइट्रोफिनोल, उससे कम फिर फिनोल, और उससे कम फिर मेथिल। अब यहां मेथिल लग गया फिनोल के साथ, और मेथिल का समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ेगा तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य घटती है, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जुड़े जैसे नाइट्रो, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। तो सबसे अधिक पैरा में, इसके बाद अगर यहाँ होता ना ऑर्थो होता तो इसके बाद ऑर्थो आता, ऑर्थो है नहीं, दे नहीं रखा, फिर मेटा, फिर फिनोल, फिर मेथिल, ये मेथिल लगता है फिनोल से कम अम्लीय हो जाएगा ये, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी सही हो गया ये, थर्ड, तीसरा। इसके बाद देखो अपना, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न क्या है, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, क्या लिखा है, यशदरज जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर फिनोल क्या देता है, बेंजीन, पीछे भी आ गया ये प्रश्न, क्या देता है, बेंजीन का निर्माण करता है, ध्यान रखना है। फिर लुकास अभिकर्मक कौन सा होता है, अभी लिखा आपने, सांदरे कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2, इसको बोलते हैं लुकास अभिकर्मक कहते हैं, ध्यान रखना ये। फिर अगला पॉइंट क्या है, एथेनॉल। अब देखो एल्कोहल है ना, अगर इसकी हम एल्कोहल है और अगर इसका हम निर्जलीकरण करवाएं और किसके साथ गर्म करें, एल्कोहल को 443 केल्विन, अब देखो अलग अलग ताप है, अलग अलग ताप पर अगर ये एथेनॉल को गर्म करेंगे ना, इससे अलग अलग ताप पर अलग अलग 4 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। उसमें अगर 443 केल्विन ताप लोगे ना, ये टेम्परेचर, टेम्परेचर याद रखना है, ये लगभग कितना होगा, लगभग 170 डिग्री सेंटीग्रेड, 443 या 170 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 273 जीरो होता है, 170 जोड़ दो, 3 14, 3 और 1 4, 443 यानी 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद क्या बनता है, एल्कीन का निर्माण होता है। किसका होता है, इससे एल्कीन का निर्माण होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब देखो अपना अगला प्रश्न, अब आगे वाले प्रश्न में क्या है, इसमें क्या लिखा है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनाने की क्रियाविधि बताइए। एथेनॉल है ना, इसके निर्जलीकरण से एथीन बनाना हो, एल्कीन, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखनी है हमें, इसकी क्रियाविधि लिखनी है। देखो कैसे लिखेंगे, इस तरह से, देखो यूं, क्या एथेनॉल है, इसका निर्जलीकरण करवाना है और क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है, तो क्या करेंगे, पहला स्टेप फर्स्ट, यस, देखो सबसे पहले, और ये अभिक्रिया होती है H2SO4 की उपस्थिति में, देखो यूं, ये रिएक्शन है CH3 CH2OH, और इसका करवाएं निर्जलीकरण, 443 केल्विन ताप, H2SO4 निर्जलीकारक यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम आता है, तब क्या बनता है, एल्कीन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकल जाएगा बाहर, H2O बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन गया, एथीन का निर्माण, किसका हो गया, एथीन का निर्माण। अब इसकी लिखे मैकेनिज्म, क्रियाविधि, क्या लिखने है इसकी, क्रियाविधि लिखे, क्रियाविधि, और क्रियाविधि में क्या होता है, इस तरह से, पहले H2SO4 है ना, ये टूटेगा, क्या देगा ये, H प्लस और HSO4, ये रिएक्शन स्टार्ट करेगा, ये एक तरह से उत्प्रेरक के रूप में काम करता है ये, और H प्लस है ना, ये अटैक करेगा किस पर, पहले एल्कोहल पर, एल्कोहल CH3 CH2OH, और ये H प्लस अटैक करेगा, और H प्लस कहाँ करेगा अटैक, जहां पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है, कहाँ करेगा अटैक, ये O के ऊपर अटैक करेगा, और O पे करेगा तो O के साथ जुड़ जाएगा ये, इस तरह से CH3 फिर CH2 फिर O, और O पर लग गए 2H, अब O पे एक लोन पेयर बचा है, अब एक लोन पेयर काम में आ गया बंद बनाने में, तो O पे चार्ज क्या आ गया, प्लस, और इस प्रकार से बना हुआ आयन है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, इसका नाम क्या है, इसको ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं,
क्या ये ऑक्सोनियम आयन है, ऑक्सोनियम आयन। और फिर अगली कंडीशन में क्या होगा, सेकंड में ऑक्सोनियम आयन जो है ना, अब देखो O पर प्लस चार्ज आ रहा है, और O क्या है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर प्लस चार्ज रखेगा नहीं, है हटाएगा, हटाएगा तो क्या करेगा, ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लेगा, ये इस तरह से, इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपने ऊपर ले लेगा, लेते क्या करेगा, ये H2 के रूप में इसको बाहर निकाल देगा, इस तरह से क्यों बन जाएगा CH3 CH2 प्लस हो जाएगा, और H2O बाहर निकल गया, इस तरह से जल निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया। अब ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया। इसलिए एल्कोहल के निर्जलीकरण में कार्बोकेटाइन बनता है, इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन का निर्माण। अब ये बना ना कार्बोकेटाइन, ये क्या करेगा, इस तरह से CH3 CH2 प्लस क्या करेगा, ये प्रोटॉन का निष्कासन करेगा, तो ये प्रोटॉन यहां से निकले, ये बॉन्ड यहां बनाते ही इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H में प्लस बाहर निकल गया, इस तरह से क्या बन गया, ये एथीन, क्या बन गया, ये एथीन यानी एल्कीन का निर्माण हो गया। अब H प्लस निकला है ना बाहर, स्टार्ट में हमारे पास H प्लस काम में आया था, देखो ये रहा, वापस बाहर निकल गया उत्प्रेरक के रूप में, वापस आएगा, वापस रिएक्शन करेगा, फिर वापस स्टार्ट कर देगा, इस तरह से रिएक्शन चलती रहेगी, और एथेनॉल से क्या एल्कीन का निर्माण होता रहेगा। ये क्या एल्कीन की क्या है, क्रियाविधि है, किसकी, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि है, ये थोड़ी सी आपको याद रखना है। H प्लस यानी H2SO4 यानी अम्लीय माध्यम में विक्रिया होती है, और H2SO4 एक निर्जली कारक के रूप में काम करता है, और टेम्परेचर याद रखना, ये नहीं बोलना है, 443 केल्विन ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में एल्कीन का निर्माण होता है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगला क्या है, फिनोल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय होता है क्यों। फिनोल क्या है, एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन लिखना है, देखो कैसे, इस तरह से। अब देखो एल्कोहल तो ये है, जैसे ये है CH3 CH2 OH, इस तरह से, और अगर ये H प्लस अम्लीय मतलब H प्लस निकाले, तो अगर ये H प्लस निकालेगा तो ये बनेगा यूं CH3 CH2 O माइनस और H प्लस, इस तरह से ये बना है, और ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड आयन। ये कौन सा है, एल्कोक्साइड आयन, और यहाँ एथोक्साइड, एथिल समूह तो एथोक्साइड आयन बन गया, और ये एथोक्साइड आयन है। और इधर देखो फिनोल है, फिनोल में क्या होगा, H निकाल दें इस तरह से, ये फिनोल है, तो इसमें से OH, H निकालें फिनोल के अंदर भी, और H निकालोगे ना तो इस तरह से ये हो जाएगा फिनोल O माइनस, और क्या निकल गया, H प्लस निकल गया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया की बात है। अब यहाँ पर क्या बन गया, फिनोक्साइड आयन, क्या बन गया, ये फिनोक्साइड आयन बन गया, ये फिनोक्साइड आयन। अब यहाँ पर ऊपर क्या बना है, एल्कोक्साइड आयन बना है, ये एल्कोक्साइड आयन, इसमें क्या अनुनाद नहीं होता, अब इसमें अनुनादी संरचनाएं नहीं संभव है, अनुनाद अनुपस्थित, और अनुनाद अनुपस्थित होने से ये स्थायी नहीं होगा, ये क्या है, कम स्थायी या अस्थायी, ये एल्कोहल की तुलना में कम स्थायी है, इसलिए एल्कोहल क्या करेगा, अपने स्थायी रूप से कम स्थायी रूप में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो H प्लस बहुत ही कम बाहर निकालेगा, H प्लस कम बाहर निकालेगा तो कम अम्लीय होगा। लेकिन देखो फिनोल में ये बना हुआ फिनोक्साइड आयन है, ये क्या है, अनुनाद पाया जाता है, इसमें क्या होगा, इसमें अनुनाद उपस्थित, और अनुनाद होने से ये क्या है, स्थायी संरचना बनती है, क्या करेगा फिनोल, H प्लस निकालकर स्थायी अवस्था में परिवर्तित होता रहेगा, और स्थायी होगा तो अधिक H निकालेगा, अधिक H निकालेगा तो क्या होगा, अधिक अम्लीय, तो ये क्या है, कम अम्लीय, कम अम्लीय, और ये क्या होगा, अधिक अम्लीय, अधिक अम्लीय, कारण क्या है, इस तरह से इसमें अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। अब कैसे बनेंगे, देखो ये बॉन्ड यहाँ आ जाए, या तो ये बॉन्ड इस कार्बन ले लेगा, ये तो अगली संरचना यूं बन जाएगी, देखो इस तरह से, यूं ये बॉन्ड डबल हो गया, O पर हट गया माइनस, ये दो बॉन्ड एज इट इज है ही, यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, माइनस है, अब माइनस इस बेंजीन रिंग में प्रवेश कर गया,
अब ये माइनस यहाँ पर बॉन्डिंग करे दोनों कार्बन के बीच, ये इलेक्ट्रॉन ये पाई वाले यहाँ आ जाए इस कार्बन के ऊपर, तो अगली संरचना यूं बन जाएगी, देखो इस तरह से यूं, ये बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और ये माइनस यहाँ पे आ गया, फिर माइनस और आगे कूदे यहाँ, ये वापस यहाँ आ जाए, तो अगली संरचना यूं बन गई इस तरह से, ये बॉन्ड बन गया, यहाँ माइनस आ गया, डबल बॉन्ड ओ, फिर ये माइनस फिर आ गया, ये वापस चला जाएगा, ये वापस पहले वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी पहले की तरह ही, केवल पाई बॉन्ड है ना, इनकी पोजीशन चेंज होगी बस, बाकी वही संरचना, ये माइनस वापस होगी, फिनोक्साइड आयन बन गया। अब देखो इस प्रकार से इसमें अनुनादी संरचनाएं बनती है, जिसमें जितनी अधिक अनुनादी संरचना बनती है उतना अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। तो हम इसे देखो इसमें क्या लिखना, आपको क्या लिखोगे कि फिनोल में, सॉरी पहले क्या लिखना स्टार्ट करना है कि एल्कोहल में H प्लस आयन निकलने के पश्चात एल्कोक्साइड आयन बनता है, जिसमें अनुनाद न होने से अस्थायी होता है, इसलिए एल्कोहल H प्लस आयन कम बार निकालता है, इसलिए कम अम्लीय होता है, जबकि फिनोल में H प्लस आयन निकालने के पश्चात फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है, जिसमें अनुनाद होने से ये अधिक स्थायी होता है, इसलिए फिनोल अधिक H प्लस आयन निकालकर अधिक अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। लिख के फिर आपको ये बनाने आप ठीक है, बना सकते हो इसे, ठीक है। ये तो है एल्कोहल कम अम्लीय, फिनोल अधिक अम्लीय, इसका रीजन क्या है आपको रीजन याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला अगला प्रश्न क्या है, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। अगला प्रश्न क्या है, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। देखो पीछे बनाई ना संरचनाएं, ये संरचना इस तरह बनेगी, बस फिनोक्साइड आयन की तरह संरचना बनानी है आपको, फिनोल है इसकी आपको अनुनादी संरचनाएं बनानी है, देखो इस तरह से, ये फिनोल है, एक अपना लोन पेयर देगा यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा पहले वाले की तरह सेम, बस कुछ नहीं है, इस तरह से डबल बॉन्ड ओ एच, अभी ओ पे चार्ज क्या आ गया, प्लस आ गया, ये बॉन्ड दो एज इट इज है, यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, माइनस, फिर ये माइनस यहाँ बॉन्डिंग करे, ये कहाँ जाए, इस वाले कार्बन के ऊपर, तो अगली स्ट्रक्चर यूं बन जाए इस तरह से, डबल बॉन्ड ओ एच, ये प्लस है, और यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ माइनस हो गया, ये बॉन्ड एज इट इज है, फिर ये माइनस फिर आगे और गति करे, ये यहाँ बॉन्ड बना ले, अगली अवस्था में यूं इस तरह से, फिर डबल बॉन्ड ओ एच लोन पेयर, यहाँ चार्ज प्लस, फिर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड बन गया, यहाँ करके आ गया माइनस, फिर यहाँ ये बॉन्ड बना ले और ये यहाँ आज वापस आ जाए, अगली संरचना यूं होगी, ये बॉन्ड ये है, ये बन गया ओ वापस एच, ओ एच क्या बन गया, ये फिनोल वापस बन गया। तो देखो इस प्रकार से फिनोल की ये चार पाई पांच अनुनादी संरचनाएं बनती है। अब देखो आप ये बोल सकते हो, देखो फिनोल में ओ पे चार्ज क्या आ गया, प्लस आ गया, प्लस चार्ज आ गया ना, फिनोल क्या करेगा, ओ क्या करेगा, अपने प्लस हटाने के लिए एच वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर ले लेगा, लेते एच प्लस को बाहर निकाल देगा, एच प्लस बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा, इसे बता सकते हो आप, फिनोल अम्लीय गुण दर्शाता है ओ पे एच ओ पे प्लस चार्ज आने के कारण, ठीक है। ये फिनोल की अनुनादी संरचना ही होगी। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करना है। और देखो पहले में क्या लिखा है, ऐसे C2H5OH क्रिया करे SOCl2 से पिरीडिन की उपस्थिति में, डायजन अभिक्रिया वाला क्या बनेगा, यूं C2H5Cl एल्किल हैलाइड बनेगा, फिर इसकी क्रिया किससे करवाई, KCN के साथ, तो CN यहाँ जुड़ जाएगा, तो C2H5Cn क्या निकल गया बाहर, KCl बाहर निकल गया ऐसे, फिर इसका कराया हमने जल अपघटन, दो अणु जल के काम में लेने हैं, तो इसका मतलब इसका पूर्ण जल अपघटन हो गया, और इसी इसका पूर्ण जल अपघटन, और पूर्ण होगा तो क्या बनेगा, इस तरह से ध्यान रखना, C2H5 लिख दो चाहे एक बार, CH2COOH क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा, तो X बन जाएगा ये, Y बन जाएगा ये, Z बन जाएगा ये, तो
प्रोपेनोइक एसिड का निर्माण हो गया। ठीक है, दूसरा देखो प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, क्यों प्रोपेन टू ऑल, ये प्रोपेन टू ऑल, शानदार H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, वापस वही क्या कर दें, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण करना है 170 मतलब 443 केल्विन, वही है। निर्जलीकरण करेंगे तो OH निकल जाएगा और एक H इधर निकाल दो, इधर एक बात है, किधर से निकाल दो आपकी मर्जी है, जैसे CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया, एल्कीन यानी प्रोपीन का निर्माण। फिर ब्रोमीन से Br2 से रिएक्शन करवाइए, Br2 से ब्रोमीन से, ब्रोमीन से दोनों जुड़ जाएंगे ये, तो CH3 फिर CH, यहाँ लग गया Br, फिर आगे भी एक Br लग गया, तो 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन का निर्माण हो गया। फिर क्रिया करानी एजीसीएन के साथ, एजीसीएन से रिएक्शन कराओगे ना, अब पता है एजीसीएन से कराने पर आइसोसाइनाइड बनेगा, हटा देगा Br को यहाँ से, क्या बनेगा ऐसे CH3 CH NC और CH2 NC, तो 1,2 डाई आइसोसाइनो और फिर प्रोपेन ऐसे बोल सकते हो इस तरह से, या प्रोपेन 1,2 डाई आइसोसाइनाइड ऐसे कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो अगला ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, इस तरह से, ये ब्यूटेन टू ऑल है, ये तो 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल, HBr से रिएक्शन करवानी है, HBr से क्या करेगा, HBr से रिएक्शन होगा तो जल कणु बाहर निकल जाएगा, यहाँ Br जुड़ जाएगा, क्या होगा यहाँ पर Br जुड़ जाएगा HBr, तो और होता क्या ये वही, तो यहाँ से लिख दे CH3 CH2 फिर CH2 Br और CH3, फिर क्या करना है, मैग्नीशियम प्लस ईथर की उपस्थिति में क्या बनेगा, वही इस तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण हो जाएगा, CH3 CH2 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 यहाँ Mg Br, इस तरह से। फिर इसका करना जल अपघटन, जल अपघटन, और जल अपघटन करवाओगे तो यहाँ से वापस एल्केन का निर्माण हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस Mg Br OH अलग निकल जाएगा, एल्केन का निर्माण हो, इस तरह से, इस तरह से आपको रिएक्शन लिखनी है, इनको पूरा करना है। ठीक है ना, ये तो है, यहाँ तक अपने 4% हो गए। ठीक है ना, इसको जल्दी से देखो करो, ये अपना पर्सन नंबर 4 पूरा हो गया है ना। इसके बाद देखो अपना पर्सन नंबर 5, 4 में अपना ये हो गया पूरा, ये XYZ इनको पूरा करना वो कर दिया हमने। इसके बाद देखो पर्सन नंबर 5, निम्न परिवर्तनों के लिए समीकरण दीजिए, इन चेंजेस के लिए समीकरण लिखनी है हमें कि फिनोल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाएं, इसकी रिएक्शन लिखनी है। तो फिनोल से पिक्रिक एसिड बनाना है ना, हम क्या करेंगे, ऐसे देखो यू फिनोल लिया, ये क्या है फिनोल, और इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, शानदार नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट HNO3, शानदार नाइट्रिक अम्ल, और शानदारे H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, और नाइट्रिक एसिड अगर अधिक में होगा ना, सभी ऑर्थो और पैरा पर क्या है NO2 ग्रुप लग जाएंगे, तो NO2 समूह यहाँ लग गया ऑर्थो पर, यहाँ लग गया पैरा पर, तो यहाँ पर लग गया ऑर्थो पर, और इससे क्या बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, क्या बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसी ट्राई नाइट्रोफिनोल को इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। ये क्या है, प्रबल अम्ल होता है ये पिक्रिक एसिड, इसमें 3 NO2 ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जुड़े हुए हैं, तो ये क्या एक प्रबल अम्ल के रूप में काम करता है। तो फिनोल से क्या बन गया, पिक्रिक एसिड का क्या हो गया, निर्माण हो गया ये। ठीक है ना, इसके बाद देखो दूसरा कौन सा है, सेकंड, सेकंड देखना इसमें, सेकंड में देखो इस तरह से, सेकंड में क्या है, ये देखो सेकंड वाला, सेकंड में क्या, सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रिन प्राप्त करना, क्या करना है, सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रिन प्राप्त करना, सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन। अब सैलिसिलिक एसिड है क्या वो देखना है, फिर उससे हमें एस्प्रिन बनानी है, देखो कैसे बनाएंगे,
इस तरह से। पहले लिखे सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड ये है सैलिसिलिक एसिड OH, और यहां लगा दे COOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और अगर यहां लगा हुआ ना COOH, अगर यहां पर लगा दो आप CHO, उसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया सैलिसिल्डिहाइड, ये सैलिसिलिक एसिड है ये। अब इससे क्या बनाना है, एस्पिरिन बनाना है। क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, एसिटिल क्लोराइड से। इसका करवाएंगे एसिटिलीकरण, और किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, क्या होगी, ये होगी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या हो गया ये होगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी। अब ये कहां जुड़ेगा, CH3CO समूह है ना, ये जुड़ जाएगा OH के ऊपर, यहाँ इस तरह से लग जाएगा U, और यहाँ पर क्या हो गया COOH, ये क्या हो गया, मेथिल सैलिसिलिक एसिड बन गया ये। तो ये जो बनाने इसको क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। इसको क्या बोलते हैं, ये एस्पिरिन, क्या बोलते हैं इसको, एस्पिरिन कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये लिखो। ठीक है, बन गया सैलिसिलिक एसिड से क्या बन गया, एस्पिरिन का निर्माण हो गया। अब देखो सेकंड जो है ना हमारे पास, वो क्या है सेकंड, दूसरा क्या है कि सैलिसिलिक अम्ल से एस्पिरिन ही हो गया, फिनोल से क्या हो गया, पिक्रिक एसिड। तो हमारे पास ये दो हो गए, देखो इस तरह से। ये तो हो गया एस्पिरिन का निर्माण, दूसरा 2 नंबर। तो पहले फिनोल से क्या हो गया, फर्स्ट क्या बना लिया मैंने, फिनोल से ये बना लिया, फिनोल से बन गया पिक्रिक एसिड का निर्माण, ये 2 हो गए। इसके बाद देखो तीसरा, थर्ड क्या है, फिनोल से बेंजीन का निर्माण करना। ये फिनोल है, इसे क्या करना, हमें बेंजीन का निर्माण करना है, यानी इस फिनोल से हमें OH ग्रुप को हटाना है। तो क्या करें, इसका रिडक्शन कर दें इस तरह से। थर्ड क्या है, फिनोल से बेंजीन का निर्माण, इस तरह से। तो तीसरा थर्ड क्या करना है, फिनोल से बेंजीन का निर्माण, फिनोल है, पीछे किया हमने, किसके साथ गर्म करें इसको, जिंक डस्ट, जिंक चूर्ण के साथ गर्म करें। गर्म करोगे ZNO निकल जाएगा, क्या बन जाएगी, बेंजीन का निर्माण। और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, कई बार तो ये पूरी करने में काम आता है, ये रिएक्शन पूरी करने में पूछते हैं। ऐसे लिख देंगे रिएक्शन, कह देंगे यहाँ X क्या बनेगा, याद रखो जिंक O ले लेगा, बेंजीन लग जाएगा, वापस H लग जाएगा, वापस बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। यानी इस फिनोल से क्या बन जाएगा, बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। तो फिनोल से बेंजीन बना सकते हो, जिंक चूर्ण डाल के इसको चेंज कर लेंगे। इसके बाद देखो फिर अपना अगला चौथा प्रश्न, ये चौथा इसका ऑप्शन, चौथे क्वेश्चन में क्या, विलियमसन संश्लेषण से ईथर का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। याद रखो विलियमसन ईथर संश्लेषण में है ना, ये साइंटिस्ट के नाम से रिएक्शन है ये, विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण, क्या है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे, यहां पर काम में लेंगे, क्या लेंगे, सोडियम साल्ट काम में लेंगे। किस तरह से, सोडियम एल्कोक्साइड काम में लिया जाता है, इस तरह से UONA, इसका यूज करते हैं। और ये Na+ निकाल के ये नाभिक स्नेही ग्रुप इस पर अटैक करेगा। SN2 क्रियाविधि से अभिक्रिया होती है, और इसके दौरान इस तरह से देखो ये बन जाएगा, ये CH3, फिर CH2, फिर यहाँ O, फिर C, फिर CH3, फिर CH3 और CH3, और क्या बन जाएगा, NaCl का निर्माण बाहर होगा। ये क्या बन गया, ये बन गया ईथर बन गया ये। तो याद रखो ईथर निर्माण की इस विलियमसन ईथर संश्लेषण में, याद रखो हमेशा एल्किल हैलाइड लेंगे ना, उसको हमेशा प्राथमिक काम में लेते हैं। और सोडियम साल्ट जो काम में लेंगे ना, क्या लेंगे, तृतीयक काम में लेते हैं, 3 डिग्री की काम लेंगे, तब अधिक उत्पाद बने। उल्टा कर दोगे ना, फिर इसमें विलोपन अभिक्रिया होनी शुरू हो जाएगी, फिर इसमें ये ईथर का निर्माण नहीं होगा, फिर क्या एल्किन का निर्माण होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो एल्किन बन जाएगी फिर इसमें। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, क्या करना है, ये तृतीयक और ये क्या लेना है आपको, प्राथमिक, इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाए, तब क्या ईथर का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर अपना 5 पूरा हो गया ये। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न। छठे में क्या है, प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक
एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर कॉपर धातु की उपस्थिति में प्रवाहित करने पर उत्पाद के लिए अभिक्रिया लिखिए। याद रखना ये कॉपर धातु के साथ 573 केल्विन ताप, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखो कैसे करवाएंगे इसको, इस तरह से हमारे पास क्या है, एल्कोहल 3 है। एक तो प्राथमिक एल्कोहल CH3 CH2OH, जिसमें CH2OH ग्रुप होना वो प्राथमिक एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल है, जिसको 1 डिग्री बोलते हैं, जैसे एथिल एल्कोहल। दूसरा ऐसे लिख दें CH3, फिर CH3, फिर यहाँ CHOH, इसको बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल, जिसको सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है ना। फिर क्या है तीसरा, द्वितीयक एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होगा, CHOH ग्रुप होगा। फिर देखो तीसरा तृतीयक एल्कोहल CH3, फिर CH3 और फिर CH3, फिर ये COH, ये क्या है, तृतीयक एल्कोहल यानी 3 डिग्री एल्कोहल था। अब इन पर क्या करना है, ध्यान रखना, ये इसको बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। इसका नाम क्या है, इस रिएक्शन को बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन निकालने वाले यहां से। तो इसको कॉपर धातु और 573 केल्विन ताप पर होता है। कॉपर धातु 573 केल्विन ताप और कॉपर धातु 573 केल्विन ताप। यहां से 2H निकलेंगे, 2 निकलेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 निकलने के बाद ही बन जाएगा ये CH3 CHO प्लस H2, इस तरह से। इससे 2H निकाल दो, क्या बनेगा यूं, CH3, दूसरा भी CH3, CH3, दूसरा भी CH3, फिर यहाँ 2H निकाल दें, एक ये और एक ये, C डबल बॉन्ड O। हेलो, हाँ सर, हाँ, इसको बोलते हैं कीटोन। ये क्या है, ये कीटोन। और फिर तृतीयक एल्कोहल है, प्राथमिक से क्या बना, एल्डिहाइड, जैसे एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है ये, किसका है ये, एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाए। ये क्या है, एसीटोन का सूत्र है, ये कीटोन बनाए। और अगर तृतीयक एल्कोहल करवाए ना, तो फिर यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के पास H नहीं है, तो यहाँ से H2 निकलेगा। अब क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा यहाँ से H। उस अवस्था में फिर एल्किन बनता है, CH3C, फिर CH3 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, प्लस साथ में क्या है H2O, यानी यहाँ से OH और यहाँ से एक H निकाल देती है, CH2 होती है, डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड क्या बन गई, ये एल्कीन का निर्माण हो गया, जैसे 2 मेथिल प्रोपीन का निर्माण हो गया। याद रखना है हमें क्या लिखना है आगे, इसकी थ्योरी में क्या लिखना है कि कॉपर धातु में 573 केल्विन ताप की उपस्थिति में प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, हाइड्रोजन निकल रहा है बाहर, विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन बनता है, और तृतीयक एल्कोहल से एल्कीन का निर्माण होता है। प्राथमिक से एल्डिहाइड, द्वितीयक से कीटोन, तृतीयक से एल्कीन का निर्माण होता है, ये आपको लिखना है इसमें, ठीक है, कर सकते हो ना। ये तो है कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल से प्राप्त होने वाले उत्पाद बताइए, ये उत्पाद अभी बनाने हैं। इसके बाद देखो अपना अगला 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या है कि निम्न अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण लिखिए, इनकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। अब देखो पहला एनिसोल का नाइट्रीकरण करवाना, एक तो ये, ठीक है। दूसरा फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, सेकंड क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी, एनिसोल का एल्किलीकरण करवाना है। और इसमें इस रिएक्शन में दो है, यानी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है ना, इसके दो प्रकार, एक तो है एल्किलीकरण, एक होता है एसिटिलीकरण। तो यहाँ में एल्किलीकरण का दिखाना है। और फिर तीसरा क्या, एनिसोल का ब्रोमीनीकरण करवाना है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवानी है। तो ये तीन एनिसोल की 3 रिएक्शन है, ये 3 अभिक्रिया लिखनी है, नाइट्रीकरण, फिर फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया उसमें एल्किलीकरण, और फिर एनिसोल का ब्रोमीनीकरण यानी हेलोजनीकरण करवाना है। अब देखो पहले देखे ऐसे कैसे करेंगे, इस तरह से। एनिसोल बोलते किसको है, किसको बोलते हैं एनिसोल, क्योंकि ये इथर है एक प्रकार से, इथर है, तो यहाँ OCH3, इसको बोलते हैं एनिसोल, ये एनिसोल, क्या ये एनिसोल है, क्या ये एनिसोल है। इसका कराएं पहले नाइट्रीकरण, क्या करवाना है इसका, इसका करवाना है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण नाइट्रेशन। और कैसे करवाएंगे, कंसंट्रेट H2SO4
प्लस HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे ना तो इसमें ऑर्थो और पैरा पे लग जाएंगे नाइट्रो ग्रुप इस तरह से। O CH3 क्या बन गया NO2, फिर एक ये O CH3 क्या लग गया यहाँ NO2 समूह, इसका नाम ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, इसका नाम पेरा नाइट्रो एनिसोल। पेरा नाइट्रो एनिसोल बन गया ये, इस तरह से दो बन गए उत्पाद। और ये पेरा वाला क्या बनता है, ये मेजर ज्यादा बनता है, मुख्य उत्पाद बनता है पेरा वाला ये। और ये क्या बनता है माइनर, यानी कम मात्रा में बनता है ये माइनर है, ये माइनर वाला यानी कम मात्रा में बनता है, ये मेजर अधिक मात्रा में, और फोर्थ वाला क्या बनता है कम मात्रा में। तो ये तो हो गया एनिसोल का नाइट्रीकरण। दूसरा क्या है एनिसोल है, इसकी करानी में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और कौन सा इसमें एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। और एल्किलीकरण में किससे कराओगे एल्किल हैलाइड से CH3Cl से रिएक्शन करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में AlCl3 की प्रेजेंस में। ये ध्यान रखना है इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर AlCl3 काम में लेते हैं। तब देखो होगा क्या, ये ऑर्थो और पेरा पे लग जाएगा CH3 ग्रुप, इस तरह से क्या बनेगा O CH3, एक बार लग गया ऑर्थो पर, फिर एक बार लग गया पेरा पर, ये लग गया पेरा पर, इसका नाम ऑर्थो मेथिल एनिसोल, एनिसोल। इसका नाम पेरा मेथिल एनिसोल, पेरा मेथिल एनिसोल बन गया इस तरह से। ऑर्थो बन गया और पेरा वाला उत्पाद, पेरा क्या बनता है मुख्य उत्पाद बनता है, ये मुख्य बनेगा इस तरह से। फिर करानी तीसरी इसकी नाइट्रीकरण वाली रिएक्शन, थर्ड कराना इसका नाइट्रीकरण, तीसरा नाइट्रीकरण, ये सॉरी नाइट्रीकरण हो गया, दूसरा हो गया इसका एल्किलीकरण हो गया, इसके बाद ब्रोमीनीकरण यानी हेलोजनीकरण। और ब्रोमीनीकरण में ध्यान रखना ये इस तरह से एनिसोल है, रिएक्शन कराएंगे इसकी ब्रोमीन के साथ, और यहाँ हेलोजन वाहक की उपस्थिति में, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड या जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, या FeBr2 EBr3 काम में लेंगे FeBr3। यहाँ ये तो है ही, ऑर्थो पर लग जाएगा एक बार तो Br, और एक बार लग जाएगा इसके पेरा पे लग जाएगा Br, पेरा पे लग जाएगा। इसका नाम ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, इसका नाम पेरा ब्रोमो एनिसोल, पेरा ब्रोमो एनिसोल बन गया इस तरह से। तो पेरा वाला क्या बनेगा मुख्य उत्पाद बनेगा पेरा वाला, ठीक है ना। ये हमारे इसके हो गए तीनों प्रकार की रिएक्शन होगी, एनिसोल का नाइट्रीकरण हो गया, एनिसोल का एल्किलीकरण करवा दिया, एनिसोल का ब्रोमीनीकरण करवा दिया, ठीक है। इसके बाद देखो फिर अगला ये वापस आ गई वही विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिख ली पीछे हमने, लिखी है ना पीछे, वही दोबारा करनी है। फिर देखो इसके बाद प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में क्रियात्मक समूह कौन सा आता है, प्राथमिक कौन सा होता है लिखते हैं प्राथमिक को CH3 CH2OH, प्राथमिक कौन सा होगा CH2OH। द्वितीयक में कौन सा होगा ऐसे लिखेंगे द्वितीयक को CH3 CH3CHOH, ये द्वितीयक हो गया। तृतीयक में तीन लग जाएंगे CH3 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 ऐसे 3 OH, तृतीयक में ये आ जाएगा। प्राथमिक के अंदर CH2OH, द्वितीयक में CHOH, तृतीयक में COH क्रियात्मक समूह होते हैं। ये एल्कीन में, ये एल्कोहल में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में क्रियात्मक समूह कौन से होते हैं देखने। इसके बाद देखो एल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य क्रम लिखिए। अब एल्कोहल तीन प्रकार के हैं, है ना, ये प्राथमिक और ये द्वितीयक और ये फिर तृतीयक, ये तृतीयक,
इस तरह से, ये 3 है। अब देखो एल्कोहलिक, इसकी प्रकृति अम्लीय सामर्थ्य देखनी है, और अम्लीय सामर्थ्य में H प्लस बाहर निकालने वाले अधिक अम्लीय होंगे। अब देखो यहाँ पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक, यहाँ पर देखो 2 जुड़ गए एल्किल ग्रुप, यहाँ लग गए 3 जुड़ गए एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप का प्रभाव कौन सा होता है, क्या होता है इसका, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो O के पास इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी पूरी, तो ये H को फिर कम बाहर निकालेगा। इसका मतलब अगर इस OH जुड़े हुए कार्बन पर लगा हुआ ग्रुप जो है ना, इसमें अगर प्लस आई प्रभाव वाला जुड़ा हुआ है तो अम्लीय सामर्थ्य घटती है, अम्लीय सामर्थ्य घटेगी। माइनस आई लगा रहे तो अम्लीय सामर्थ्य क्या होगी, बढ़ेगी, याद रखना है। इसका मतलब जितना अधिक एल्किल समूह उतना कम अम्लीय। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री होगा। अम्लीय सामर्थ्य का क्रम ये ध्यान रखना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, उसके बाद तृतीयक एल्कोहल में रहेगा। फिर एल्कोहल में सापेक्षता का निर्जलन का क्रम लिखिए, क्या लिखना है, एल्कोहल में सापेक्ष निर्जलन का क्रम लिखिए। किस प्रकार से एल्कोहल में है ना निर्जलीकरण होता है वो देखना है। अब देखो कैसे लिखना है, ये निर्जलन का क्रम, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में निर्जलन का क्रम देखें। अब प्राथमिक एल्कोहल है नहीं, देखो यूं CH3 CH2 OH, ये प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री। फिर देखो ऐसे CH3 CH3 CHOH, ये कौन सा है, 2 डिग्री द्वितीयक एल्कोहल। फिर देखो ऐसे CH3 CH3 CH3, फिर ये OH, ये कौन सा है, तृतीयक एल्कोहल, 3 डिग्री है। अब अगर इनका करवाए निर्जलीकरण, तब ध्यान रखना निर्जलीकरण होगा ना तब यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, ध्यान रखना ये OH समूह निकल जाएगा, जिससे बनेगा कार्बोकेटाइन, ये इस तरह से। इससे क्या बनेगा, ये कार्बोकेटाइन इस तरह से, ये कार्बोकेटाइन। और इससे क्या बनेगा, OH निकाल दिया अलग से, ये बनेगा इस तरह से, ये कार्बोकेटाइन, ये बन गया 3 डिग्री। और आपको पता है कार्बोकेटाइन में स्थायित्व क्रम क्या होता है, 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, ये कार्बोकेटाइन में स्थायित्व क्रम है। हम क्या लिखेंगे कि एल्कोहल के निर्जलीकरण में कार्बोकेटाइन का निर्माण मध्यवर्ती के रूप में होता है, इसलिए तृतीयक एल्कोहल से बनने वाला कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्थायी होता है, इसलिए इसका निर्जलीकरण अधिक होता है। इसलिए एल्कोहल में निर्जलीकरण क्षमता क्रम क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इस तरह से ये क्रम रहेगा। एल्कोहल में निर्जलन का क्षमता का क्रम क्या रहेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लिखना क्या है, लिख देना, लिख के कह देना कि तृतीयक एल्कोहल में तृतीयक कार्बोकेटाइन बनता है जो सबसे अधिक स्थायी होता है, इसलिए तृतीयक एल्कोहल अधिक कार्बोकेटाइन का निर्माण करेगा, इसलिए अधिक रिएक्शन करता है, इसका निर्जलन क्या होगा, ज्यादा होता है। इसलिए तृतीयक का सबसे अधिक, उससे कम द्वितीयक का, उससे कम क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल का निर्जलीकरण होगा। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला क्या है, विकृतिकृत एल्कोहल किसे कहते हैं। तो जो एथिल एल्कोहल है ना, शराब के रूप में काम में लेते हैं, पेय पदार्थ के रूप में, उस एथिल एल्कोहल में क्या कर दें, थोड़ी मात्रा में क्या मिला दें, मेथिल एल्कोहल मिला दें, थोड़ी मात्रा में मिला दें pyridine, थोड़ी मात्रा मिला दें कॉपर सल्फेट, इस तरह से। और ये मिलाने के बाद एल्कोहल पीने के लायक नहीं रहता, और उस एल्कोहल को बोलते हैं विकृत एल्कोहल या विकृतिकृत एल्कोहल बोलते हैं। क्या लिखेंगे कि एथिल एल्कोहल का उपयोग मादक पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है यदि इस एथिल एल्कोहल में कुछ मात्रा में मेथिल एल्कोहल, pyridine, कॉपर सल्फेट, मेथिल एल्कोहल आदि मिला दिए जाएं तो यह एथिल एल्कोहल पीने लायक नहीं रहता, यानी विषाक्त हो जाता है, इसे विकृतिकृत एल्कोहल कहा जाता है। ये लिखना बस, ठीक है ना। फिर देखो अगला प्रश्न, अगला क्या है, बेंजीन डाई, बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल प्राप्त करने का समीकरण लिखिए। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ना, इससे फिनोल प्राप्त करें, कैसे करें, देखो इस तरह से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इस तरह से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इससे फिनोल प्राप्त करें, क्या करेंगे, इस तरह से इसका करा देंगे जल अपघटन, और जल अपघटन करवाओगे ना, देखो क्या बनेगा, देखो N2 अलग निकल जाएगा, Cl के साथ ये H निकल जाएगा, HCl, OH बचा, ये यहां लग जाएगा,
क्या बन गया, ये फिनोल का निर्माण हो गया। ये रिएक्शन लिखनी है बस आपको, ये लिखनी है आपको रिएक्शन। ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है ये, ठीक है, कर लोगे। इसके बाद देखो अपनी अगला अपना क्वेश्चन है ये 14। क्या लिखा 14 में, बेंजीन के ऑक्सीडेशन द्वारा फिनोल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। बेंजीन का ऑक्सीडेशन करके फिनोल प्राप्त करें, तब ध्यान रखना, ये आपकी बुक में दे रखा है इस तरह से। बेंजीन इसका ऑक्सीडेशन करवाएं किसकी प्रेजेंस में, V2O5 और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब क्या बनेगा, यहाँ लग जाएगा फिनोल वाला ग्रुप OH। क्या बन गया, ये फिनोल बन गया। ये रिएक्शन लिखनी है बस। बेंजीन के ऑक्सीडेशन से इस तरह से फिनोल प्राप्त होता है। फिर देखो अगला, कैसे प्राप्त करेंगे, 15वां, फिनोल से सैलिसिल्डिहाइड, एक तो ये, और एक फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल, दोनों है ये। क्या बनाना हमें, फिनोल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड और फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाना है। देखो ऐसे, ये फिनोल है और इससे बनाना है, क्या बनाना है, सैलिसिल्डिहाइड, ये बनाना है हमें, इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, ये सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। और एक है फिनोल से क्या बनाना है हमें, सैलिसिलिक अम्ल बनाना है, ये फिनोल है। इससे क्या बनाएंगे हम, सैलिसिलिक अम्ल बनाएंगे। ये सैलिसिलिक अम्ल है। क्या है ये सैलिसिलिक एसिड, ये बनाने हैं हमें। अब देखो ये रिएक्शन जो है ना फिनोल का, ये दोनों रिएक्शन जो है, ये दोनों रिएक्शन है राइमर टिमान अभिक्रिया, दोनों क्या है, ये राइमर टिमान अभिक्रिया है, राइमर टिमान रिएक्शन। और ये राइमर टिमान जो है ना, इसको बोलते हैं फॉर्मुलीकरण। राइमर टिमान के दो रूप हैं, ये तो फॉर्मुलीकरण, और ये इसका कार्बोक्सिलीकरण। राइमर टिमान के दो रूप हैं, है सेम ही, लेकिन थोड़ा सा अलग लेंगे रिएजेंट। फॉर्मुलीकरण CHO यानी फॉर्मिल समूह का जुड़ना, जुड़ रहा है। कार्बोक्सिलीकरण कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जुड़ना, ये जुड़ रहा है। क्या करेंगे, देखो इस फिनोल को गर्म करें क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 प्लस KOH के साथ क्षारीय माध्यम में, इसकी रिएक्शन करवाएं कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ और क्षार के साथ, KOH वही है, क्षार या भी क्षार। यहाँ क्लोरोफॉर्म काम में लिया है तो CHO जुड़ जाएगा, या CCl4 काम में लिया तो COH जुड़ जाएगा। बाकी आगे KCl है, H2 आगे निकल जाएंगे, यहाँ भी क्या निकलेंगे KCl H2O, यहाँ निकलेंगे KCl और H2O बाहर निकलेंगे। बाकी हमें बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, इससे बनेगा सैलिसिल्डिहाइड। ये तो है फॉर्मुलीकरण और ये है कार्बोक्सिलीकरण। दोनों रिएक्शन कौन सी है, इसको भी बोलते हैं राइमर टिमान अभिक्रिया, और ये भी कौन सी है, राइमर टिमान अभिक्रिया का रूप है ये, ठीक है, ऐसे लिखना है। इसके बाद देखो अपना अगला, अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह का फिनोल की अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। यानी फिनोल है, इसके अम्लीय गुण पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दे, क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जोड़ दे। अब ये फिनोल है, ये फिनोल, इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जोड़ दे तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, और खींचेगा तो OH के ऊपर, O के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, कम होंगे तो ये H को ज्यादा बाहर निकालेगा। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दिए जाए, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, क्या होगी, अम्लीय सामर्थ्य की क्या होगी, समानुपाती। इसका मतलब अगर फिनोल पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दिया जाए तो फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य क्या है, बढ़ जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कौन से हैं, जैसे ये जोड़ दें Cn- जोड़ दें, है ना, NO2 ग्रुप जोड़ दें, है ना, या CHO ग्रुप जोड़ दें, इस तरह से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जोड़ दें बेंजीन के साथ, ये फिनोल के साथ, तब फिनोल क्या है, इसकी अम्लीय सामर्थ्य क्या बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल लिखें, देखो इस तरह से, यू अगर इस पर एक लगा दें NO2 समूह, जैसे ही, चलो ऐसे कर लें, फिनोल से स्टार्ट कर दें। जैसे फिनोल है, एक तुम्हारे पास फिनोल है,
ये फिनोल। दूसरा, इस फिनोल पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दिया, जैसे NO2 ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जोड़ दिया। फिर जोड़ दिया इस पर दो जोड़ दिए या मेटा कर दिया इसको, चलो मेटा कर दिया एक। फिर कर दिया एक पेरा, मतलब NO2 ग्रुप है ही लेकिन इसकी पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, मेटा कर दिया, ठीक है ना। फिर जैसे डाई नाइट्रो फिनोल बना दिया, दो लगा दिए नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो और पेरा पे दो लगा दिए। फिर तीन लगा दिए नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो समूह जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। अगर NO2 समूह की संख्या बढ़ेगी तो फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखो इसको मैं कह दूं, ये जैसे A है, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F। अब देखो क्या लिखोगे आप, पहले थ्योरी में क्या लिखना है कि यदि फिनोल की बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाती है। जितने अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे अधिक इसमें जुड़े F वाले में सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो अम्लीय गुण या अम्लीय सामर्थ्य का क्रम ऑर्डर लिखें तो सबसे अधिक कौन सा होगा, F अम्लीय। उससे कम दो जुड़े E। अब ऑर्थो पेरा में कौन सा होगा, ये मेटा और पेरा में पेरा वाला, तो D। उसके बाद ऑर्थो और मेटा में कौन सा होगा, ऑर्थो वाला, क्योंकि मेटा पे NO2 समूह है ना, ये अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है, पीछे हमने इसमें लिखा भी है। फिर इसके बाद किसका आएगा, C का। इसके बाद किसका आएगा, A का। इस तरह से अम्लीय सामर्थ्य का ये क्रम हो जाएगा, तो याद रखना। इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ने से फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अगला क्या है कि एल्कोहल के क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केनों की तुलना में उच्च होते हैं। क्या लिखेंगे कि एल्केन में केवल हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो एल्केन में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते, लेकिन एल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, जिससे एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन से अधिक होता है। ये लाइन लिखनी है और फिर नीचे डायग्राम बनाना है। ऐसे एल्कोहल है ना, ROH, ऐसे ROH ROH ROH, ऐसे ROH एल्कोहल है, इनके अणुओं के बीच क्या बन जाएगा, ऐसे H बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इसके बीच में क्या बन जाएगा, H बॉन्ड, ऐसे इनके बीच हाइड्रोजन। और ये कौन सा है, अंतराणुक, इंटरमोलिकुलर, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बन गया, जिससे एक दूसरे के अणु क्या हो जाएंगे, संगुणित हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। इसलिए अगर इसको गर्म करोगे ना, पहले इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर इसकी वेपरवास बनेगी। इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए आपको अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें लिखना क्या, दो लाइन लिखनी है बस। क्या लिखना है कि एल्केन के अणुओं के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं, जबकि एल्कोहल में अणुओं के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसलिए अणुओं का संगुणन होने से एल्कोहल का क्वथनांक अधिक, जबकि एल्केन का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। ये देखो, ठीक है। ये देखो कार्बिनोल क्या है, किसको बोलते हैं कार्बिनोल, इसको बोलते हैं CH3 CH2OH। अब देखो ये तो एथिल एल्कोहल है, देखो यूं, ये कार्बिनोल सिस्टम है ना, कार्बिनोल सिस्टम है, ये नामकरण का कार्बिनोल सिस्टम है। तो इसमें क्या किया गया, एक कंपाउंड को रेफरेंस कंपाउंड मान लिया गया, संदर्भ यौगिक मान लिया गया, और उसके सापेक्ष अन्य का नामकरण किया गया। इसलिए इसमें एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल है ना, मेथिल, इसको कार्बिनोल माना गया। क्या माना गया इसको, मेथिल एल्कोहल को बोलते कार्बिनोल। अब देखो आगे लिखेंगे ना, ऐसे CH3 जैसे CH2OH, ये ग्रुप कौन सा है, ये तो है कार्बिनोल वाला, H निकाल के हमने CH3 लगा दिए, इसका नाम क्या लिखेंगे फिर, मेथिल कार्बिनोल। क्या लिखेंगे, मेथिल कार्बिनोल लिखेंगे। तो कार्बिनोल किसको बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल को बोलते हैं कार्बिनोल कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगला, निम्नलिखित यौगिकों से फिनोल विरचन के लिए समीकरण लिखिए। बेंजीन से बनाना है फिनोल, एनिलीन से बनाना है फिनोल, और फिनोल की अनुनादी संरचना ये पीछे लिख दी मैंने, है ना, पीछे वाले में आ गई, ये फिनोल की अनुनादी संरचना पीछे आ गई, इनको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख दिए। ये दो कर लेते हैं, बेंजीन और एनिलीन।
इनकी सहायता से बनाना है, हमें फिनोल बनाना है। कैसे बनाए देखो, बेंजीन और एनिलीन से बनाना है हमें फिनोल। तो बेंजीन है ये, इस तरह से बेंजीन। क्या करेंगे, इसका पहले करवाएंगे सल्फोनीकरण, नंबर 1 सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, यानी शानदार H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसमें सल्फो ग्रुप जुड़ जाएगा SO3H। ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया। ये क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो गया। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, क्षार के साथ, इस तरह से। ये इसका सोडियम साल्ट बन जाएगा पहले, इस तरह से SO3Na, इस तरह से। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसका नाम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसके दोबारा फिर क्षार से वापस क्रिया करवाएंगे NaOH से। फिर क्या होगा, इस तरह से NaOH का OH लग जाए बेंजीन पर, फिनोल बन गया, प्लस साथ में Na2 हो गया, Na2SO3 बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड। ये क्या बन गया, फिनोल का निर्माण हो गया। तो बेंजीन से हमने क्या बना लिया, फिनोल का निर्माण कर लिया। एक तो बेंजीन से फिनोल बनाई, तब उस अवस्था में ध्यान रखना है, सल्फोनीकरण करवाया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्षार से क्रिया करवाई, सोडियम साल्ट, फिर दोबारा कराई, फिनोल बन जाएगा। और प्रकार भी बनाने के तरीके हैं, ऐसे बना सकते हो, बेंजीन क्रिया करवाएं क्लोरीन से, इसका हेलोजनीकरण करवाएं क्लोरीनकरण, तो यहाँ Cl लग जाएगा, Cl की क्रिया कराएं NOH से, NaCl निकल जाएगा और यहाँ OH लग जाएगा। ऐसे ऐसे बना सकते हैं, देखो यूं, इस तरह से बेंजीन है, इसका हेलोजनीकरण करवा दें, हेलोजन वाहक की उपस्थिति में, जैसे यूं, इसमें यूं क्लोरो बेंजीन बन गया। फिर इसका ऐसे लिख देंगे 640 केल्विन ताप लगभग है ना, 603 केल्विन ताप, ऐसे NaOH अधिक ताप पर करता क्रिया, तो अभी OH लग जाएगा, नाभिक से प्रतिस्थापन हो जाएगा यहाँ, और NaCl बाहर निकल जाएगा, इस तरह से फिनोल बन जाएगा। ऐसे बना सकते हो आप, ये लिख दो, चाहिए ये लिख दो, ठीक है ना। दूसरा क्या है, सेकेंड, दूसरा हमें क्या बनाना है, एक तो बेंजीन से बनाना है आपको फिनोल का निर्माण, दूसरा क्या, एनिलीन से फिनोल का निर्माण। एनिलीन है ये, एनिलीन। क्या करेंगे, पहले एनिलीन को, इसको एजो ग्रुप में चेंज करेंगे, तो क्या करते हैं, इसका डाई एजोटीकरण करवाते हैं। क्या करवाएंगे, इसका कराएंगे डाई एजोटीकरण, और इसमें रिएजेंट काम लेते हैं सोडियम नाइट्राइट, इस तरह से, प्लस HCl, डाई एजोटीकरण, ये अभिक्रमक काम में लेंगे, और 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, या ये लिखाएगा 273 से 278 केल्विन ताप, इस तरह से लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से, 0 से 5 डिग्री कर लो, सही है ना, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 से 278 केल्विन ताप पर। तो NH2 समूह है ना, ये हो जाएगा चेंज किसमें, डाइएजोनियम साल्ट वाले समूह N2Cl में, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका कराएंगे आगे जल अपघटन, किससे करवाया हमने, क्या निकाल देंगे, HCl, N2 और OH यहाँ लग जाएगा, OH लग गया, फिनोल प्लस N2 नाइट्रोजन प्लस HCl, क्या बन गया, ये फिनोल का निर्माण हो गया। एनिलीन से भी हम फिनोल बना सकते हैं इस प्रकार से, डाइएजोटीकरण करा के इसको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में चेंज कर लो, फिर इसका जल अपघटन करा के इसको फिनोल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कई बार देखो ये लिखा हुआ आता है, कई बार है ना, ये लिखा हुआ आता है, ऐसे लिख देंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और यहाँ लिख देंगे भाप, क्या लिख देंगे, भाप, वेपर, जलवाष्प लिख देंगे, तब भी फिनोल बनेगा, जलवाष्प में क्या लिखा, फिनोल बनेगा, ध्यान रखें। इसके बाद देखो अगला, एनिसोल की, चौथा इसका ऑप्शन क्या है, एनिसोल की अनुनादी संरचनाएं लिखिए, चौथा पार्ट इसका क्या लिखनी है हमें, एनिसोल की अनुनादी संरचनाएं लिखनी है। देखो कैसे लिखेंगे, एनिसोल का आपको आना चाहिए फॉर्मूला, इस तरह से, ये एनिसोल यू O CH3, ये एनिसोल है। अब O अपना लोन पेयर देगा, यहाँ देते ही ये लोन पेयर यहाँ आ जाए, अगली संरचना यूं बन जाएगी ऐसे, इस तरह से,
डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ चार्ज क्या आ गया प्लस, ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो माइनस, दो बॉन्ड एज इट इज है। अब इसके आगे स्ट्रक्चर चालू हो जाएगी आगे, ये माइनस यहाँ बॉन्डिंग कर ले, करते ही ये यहाँ आ जाएगा इस तरह से, डबल बॉन्ड O CH3, फिर ये बॉन्ड यहाँ बन गया, एक यहाँ और ये माइनस यहाँ है। अगले फिर यहाँ आ जाए, यहाँ आते ही ये यहाँ आ जाए, अगले स्ट्रक्चर ये बन जाएंगे ऐसे इस तरह से, डबल बॉन्ड O CH3, ये बॉन्ड यहाँ पर क्या आ गया, ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पर क्या आ गया माइनस, इसको इधर लाए आगे और आ जाए, अगले स्ट्रक्चर ये बन जाए इस तरह से, O CH3, इसकी ये वापस दो लोन पे आ, ये इसकी क्या बन गई, अनुनादी संरचनाएं बन गई, इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है, एनिसोल की। इसके बाद क्या है अगला प्रश्न, क्या होता है जब फिनोल कार्बन डाइसल्फाइड में घुली हुई हिम स्थित यानी कम ताप पर ब्रोमीन से क्रिया करता है, देखो यूं, फिनोल किससे क्रिया करेगा, ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, और तो और पैरा उत्पाद बन जाएंगे, बस ये बनाने हैं आपको, फिनोल ऑर्थोब्रोमोफिनोल प्लस पेरा ब्रोमोफिनोल, पेरा उत्पाद क्या बनता है, ज्यादा बनता ही है, सिमेट्रिक यानी इसकी सम्मिश्र संरचना होने के कारण पेरा ब्रोमोफिनोल का निर्माण हो जाता है, ये लिखना है बस। अगला देखो इसके बाद 21 नंबर, 21 नंबर में क्या है, क्या होता है जब नंबर 1 क्यूमीन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तथा उत्पाद को तनु अम्ल के साथ जल अपघटित किया जाता है, क्यूमीन है ना, इसका पहले कराएं ऑक्सीडेशन, उसके बाद उसका कराएं तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन क्यूमीन का। देखो क्यूमीन होती क्या है, एक तो ये पहला पॉइंट, ये क्यूमीन है क्या, इस तरह से देखो क्यूमीन, क्यूमीन क्या है, ऐसे आइसोप्रोपिल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन, ये इस तरह से, ये क्या आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसको बोलते हैं क्यूमीन, क्या नाम है, आइसोप्रोपिल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन, ये आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसको बोलते हैं क्यूमीन। और इसका करवाएं पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना, तब देखो ऐसे बन जाएगा ये इस तरह से, CH3 CH3 फिर O O और H, प्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा, क्यूमीन प्रोक्साइड बन गया, क्या बन गया, क्यूमीन प्रोक्साइड बन गया, ये क्या बन गया, क्यूमीन प्रोक्साइड का निर्माण हो गया, इसमें मैं करता हूं सर क्लास छोड़ के, इसमें क्या बन गया, क्यूमीन प्रोक्साइड का निर्माण हो गया, और फिर क्या करेंगे, इसका कराएंगे तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे, देखो टूट जाएगा यहाँ से, ऐसे तोड़ना है इस तरह से, इसको अलग कर दे और OH को बेंजीन के साथ जोड़ दे, तब देख ऐसे कर देंगे इस तरह से, OH फिनोल बन गया, प्लस साथ में क्या बनेगा, CH3 CH3 CO, किसका निर्माण हो गया, एसीटोन का भी निर्माण हो गया, किसका हो गया, एसीटोन का भी, तो इसमें एसीटोन भी क्या अधिक मात्रा में प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन का निर्माण होता है इस क्यूमीन से फिनोल बनाने के दौरान, ठीक है ना। अब देखो अगला, अगला क्या लिखा है, सेकंड, निकल की उपस्थिति में फिनोल H2 से क्रिया करें, निकल है, निकल की उपस्थिति में फिनोल है, फिनोल H2 से क्रिया करवाएं इस तरह से, तो तीनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, तो यहाँ जुड़ जाएंगे कितने, 3 दूनी 6, तो 6 जुड़ जाएंगे, यहाँ 6 जुड़ जाएंगे तो 3, यहाँ पर ऐसे इस तरह से, साइक्लोहेक्सेनोल क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल का निर्माण हो जाएगा, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, पाई बीच में सारे सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, साइक्लोहेक्सेनोल का निर्माण हो गया, साइक्लोहेक्सेनोल बनेगा, यानी इस बेंजीन वाले का क्या हो गया, ऑप्शन रिडक्शन हो गया, जुड़ गई यहाँ, ठीक है। फिर देखो फिनोल नाइट्रिकन मिश्रण के साथ आधिक्य में अभिक्रिया करता है, फिनोल है ना, नाइट्रिकन मिश्रण के आधिक्य में क्रिया करते फिक्री कमल का निर्माण होगा, क्या बनेगा, फिक्री कमल बनेगा, पीछे हमने कर लिया ये ऐसे, है ना, इस तरह से फिक्री कमल बनेगा ये, तो
ऐसे पिकरी कमल NO2 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 पिकरी कमल बनेगा। इस तरह से पिकरी कमल का निर्माण हो जाएगा, ध्यान रखना है। फिनोल की नाइट्रिक एसिड इसकी अधिक में गिरा होती है, बनेगा पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्या है कि सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ 413 केल्विन पर 5 से 7 वायुमंडलीय दाब पर करवाई जाती है। इसकी सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया CO2 से करवानी है। क्या करवानी है? सोडियम फिनोक्साइड। अब ये सोडियम फिनोक्साइड ये ONA, ये सोडियम फिनोक्साइड है। क्या है? सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड इसकी क्रिया किससे करवानी है? CO2 के साथ। और किसकी उपस्थिति में करवानी है? देखो यहां 5 से 7 वायुमंडलीय दाब पर। क्या करना है? 5 से 7 वायुमंडलीय दाब पर और 413 केल्विन ताप पर। 413 केल्विन ताप पर। तो CO2 ग्रुप है ना, इस ONO या ना ONA ग्रुप है, इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसमें प्रवेश कर जाएगा। ऐसे क्यों बढ़ जाएगा? ये देखो इस तरह से O फिर CO2 ONA, ये क्या बन गया? फेनिल सोडियम का नाम सोडियम फेनिल कार्बोनेट का निर्माण हो गया। फिर आगे इसका पुनर्विन्यास करवाते इस ग्रुप को यहाँ लाते हैं, है ना। पुनर्विन्यास होगा ऐसे, ये वापस OH हो जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा ऐसे। इसका कराएंगे जल अपघटन तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। OH या COOH हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड का निर्माण। हमें यहाँ तक पूछा है तो क्या बनेगा? सोडियम फेनिल कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्या है? देखो ये फिनोल को जलीय NaOH की उपस्थिति में CCl4 के साथ क्रिया करवाएंगे। पीछे लिखी है हमने, कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और कौन सा है? कार्बोक्सिलीकरण है CCl4 के साथ। तो इसमें सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखो ईथर जल में अविलय हैं, होते हैं। क्यों? ईथर में है ना, अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती इस तरह से, इसलिए जल के साथ H बॉन्ड नहीं बना पाता। ये देखो ये जल के साथ H बॉन्ड नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे? ईथर जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता, इसलिए जल में क्या रहता है? अविलय रहता है। एक लाइन लिखनी है बस। चौथा क्या है? 24वां, एल्कोहल ईथर एक दूसरे के समावेश, परंतु एल्कोहल जल में विलय, ईथर जल में क्या होता है? अविलय। अब देखो दोबारा आ गया, एल्कोहल जल में विलय, क्या लिखेंगे? एल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? एल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे ये जल है ना, जैसे एल्कोहल है, ये एल्कोहल है ROH, जैसे ये जल है HOH, इनके बीच क्या बन जाएगा? H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से। अंतराणुक ये कौन सा है? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है ये, इंटरमोलिकुलर अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। और अंतराणुक H बॉन्ड बनने से क्या है? एल्कोहल जल में घुल जाता है। लेकिन ईथर में इस प्रकार से जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बनते, इसलिए ईथर जल के अंदर विलय नहीं होता है। ये बात आपको यहाँ तक लिखनी है, कर सकते हो ना। ये तो ये यहाँ तक अपने 24 क्वेश्चन पूरे हो गए। ये तो अपना ये चैप्टर पूरा हो गया। कौन सा? एल्कोहल फिनोल और ईथर वाला। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। ठीक है ना, ये अपने इसमें 22 23 24% थे, थोड़ा इनको ढंग से करना। और इनमें हमने कुछ बातें मैंने आपको बताई है, थोड़ी याद रखना है, और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस रिएक्शन पूरी करना, या कोई रिएक्शन का नाम आ जाएगा, उस रिएक्शन के बाद टिप्पणी डायमंड टिमान अभिक्रिया लिखा हुआ आ जाए, रिएक्शन टिप्पणी करनी आ जाए, टिप्पणी करनी भी आपकी आनी चाहिए। ठीक है ना, किसी का अनुनादी संरचना लिखने आ जाएगा, कौन अम्लीय अधिक है, कौन सा कम अम्लीय है, इसे आ जाए, तो इसमें थोड़ा करना आना चाहिए। ठीक है, तो अपना ये कौन सा चैप्टर था? ये 7वां था ना। ये तो अपना ये 7वां चैप्टर क्या हो गया? पूरा हो गया। ये 7वां पूरा हो गया। ठीक है, 8वां करेंगे कल इसको। ठीक है, धन्यवाद।